हेलो फ्रेंड, मेरा नाम दुर्गेश कुमार सिंह है। मैं जिस बुक को आज पढ़ाने जा रहा हूँ ये बीकॉम 5th सेमेस्टर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक है, जो ठाकुर पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसका सिलेबस क्या है? शेयर्स, फीचर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स, डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, शेयर्स कैपिटल एंड इट टाइप्स, इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सेकेंड यूनिट में जो है वो डिवेंचर्स है, डिवेंचर्स का फीचर्स, टाइप्स, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रो। फिर अगला जो आएगा टॉपिक वो होगा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। फिर यूज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। फिर अगला जो आएगा वो मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। फिर अगला जो आएगा इस यूनिट में वो फाइनल अकाउंट्स, जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। फिर जो थर्ड यूनिट में आएगी वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगी। इसमें क्या क्या आएगा? मीनिंग आएगी, नेचर आएगा, नीड्स आएगी, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ये चीज आएगी। और फिर अगला क्या आएगा? आपका आएगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, कि हम शेयर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी नीड्स क्या होती है, और मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, कैसे हम इसकी वैल्यू करते हैं। फिर लास्ट जो यूनिट आएगी उसमें क्या आएगा? अकाउंटिंग फॉर अमलगेमेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। ये जो है AS 14 के अकॉर्डिंग मेरा सिलेबस में दिया गया है। इसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अमलगेमेशन, काइंड्स, एंड फिर क्या आएगा लास्ट में? अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैं जो आपको आज टॉपिक बता रहा हूँ शेयर्स है। शेयर्स क्या मतलब होता है? शेयर्स होता है किसी कंपनी की पूंजी को हम डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में। मान लीजिए किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट है 50 लाख की, जो कंपनी एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड को रिक्वायर्ड है 50 लाख रुपए की। 50 लाख को वो क्या की, आपने एक शेयर की वैल्यू लगा दी 10 लाख, 10 रुपीज। कितना रख दी? 10 रुपीज। तो इन्हीं की ये कंपनी कितने के शेयर इशू की? 5 लाख, 5 लैक्स एंड 10। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो कंपनी का एक्स लिमिटेड की जो कंपनी के शेयर्स हैं वो कितने शेयर्स हैं? 5 लैक्स। कितने कैपिटल्स के लिए? 50 लाख रुपीज के लिए। ठीक है, तो ये बात समझ आई कि यह दीर्घकालिक वित्त प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त अस्कंद कंपनी का प्राथमिक स्रोत है। मतलब किसी कंपनी के लिए फंड, वित्त, ठीक है, वित्त प्राप्त करने के लिए क्या है? प्राथमिक स्रोत है। स्रोत तो कई होते हैं, जैसे मान लीजिए हम डिवेंचर से इशू कर सकते हैं, या रिटेन्ड अर्निंग है मेरे पास, या फिर हम अपने फ्रेंड से ले सकते हैं। उसी टर्म में क्या है, मेरे पास शेयर्स भी होता है, क्या करने के लिए? कंपनी के फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। इसको हम क्या कहते हैं? ये लिखा है, एक कंपनी की पूंजी को छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और ये जो परचेज करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? अंशधारक, यानी शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये कंपनी के क्या होते हैं? स्वामी होते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है, जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बोलते हैं अंशधारक। ठीक है, बाकी आगे हम देखते हैं क्या है इसके बारे में। मान लीजिए कंपनी की 50 लाख की पूंजी है, वो अपने क्या करती है? 10 रुपए अंशों में डिवाइड की है। तो हम इसको क्या कहते हैं? कंपनी की प्रत्येक अंश की अलग अलग संख्या होती है, जो इसे अन्य अंशों से पृथक करती है। मतलब वो 5 लाख शेयर्स को हम डिवाइड कर दिए कितने में? 5 लाख पूंजी के लिए। ठीक है, इसको देखते हैं। कंपनी एक्ट 2013 में क्या बताया है? अंश से आशय कंपनी की अंश पूंजी से अंश है, तथा इसमें स्कंद भी शामिल किया गया है, जब तक कि अंश एवं स्कंद में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतर न किया गया हो, या कुल मौद्रिक मूल्य के रूप में हो सकता है। मतलब कंपनी अधिनियम 2013 ये बोलना चाह रही है कि ये अंश पूंजी में स्कंद भी आता है। ठीक है, इसकी फीचर्स क्या होती है? जैसे सबसे पहले मैंने बोला आपको ये स्वामित्व। ठीक है, क्या होता है? स्वामित्व। मतलब अगर आप अंश परचेज कर रहे हैं तो आपको क्या बन जाएंगे? स्वामी बन जाएंगे कंपनी के उसी पार्ट के लिए जितना अमाउंट आप लगाए हैं। ठीक है, आपका फिर उसके बाद क्या आता है? विशिष्ट संख्या। विशिष्ट संख्या क्या होती है? जितने के लिए जितना आप अंश परचेज किए हैं। ठीक है, आपको स्वामित्व का प्रमाण पत्र मिल जाता है। कोई कंपनी अपने अंश कितने कैसे निर्गमन कर सकती है? तो कोई कंपनी अपने अंश सममूल्य पर निर्गमित कर सकती है। ठीक है, प्रीमियम पर निर्गमित करती है, और बट्टे पे। क्या बता रहे थे? निर्गमन कैसे? जैसे हम बोले कि 50 लाख की किसी कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है,
ठीक, वो अपने एक अंश को कितने पे इशू की, 10 रुपए पे। तो 10 रुपए क्या है, उसका सम मूल्य है। क्या है उसका सम मूल्य, यानी कि इसको हम एट पार बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आता है, फिर क्या आता है प्रीमियम। प्रीमियम से क्या था पहले, प्रीमियम ये होता है जैसे 10 रुपए का शेयर है मेरा, शेयर मेरा कितने का है, 10 रुपए का। 10 रुपए के शेयर को हम कितने रुपए में इशू कर रहे हैं, 15 रुपए के। तो ये 5 रुपए डिफरेंस जो है ये किस बात का है, प्रीमियम का है। ठीक है, ये लिखा भी है, एक अंश को प्रीमियम पर जारी करना तब किया कहा जाता है जब इसके अंकित मूल्य से अधिक पर बेचा जाता है। यानी कि अंकित मूल्य जो था मेरा फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपए, हम इसको कितने पे सेल कर रहे हैं, 15 रुपीज पे। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 रुपए। इसको हम क्या बोलते हैं, 5 रुपए प्रीमियम पे है। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है, मान लीजिए मेरा शेयर 10 रुपए का है और हम अपने शेयर को कितने पे बेच रहे हैं, 8 रुपए पे। तो ये क्या है, 2 रुपए का डिफरेंस इस क्या दिखा रहा है कि ये 2 रुपए पे हम डिस्काउंट पे बेचे हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम शेयर्स परचेज करते हैं तो क्या क्या राइट्स मिलता है, क्या क्या राइट्स मिलता है, अंशधारक को क्या क्या अधिकार प्राप्त होता है। तो सबसे पहला जो अधिकार प्राप्त होता है वो लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, शेयर्स मेरे 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं इनको, इनके नाम से क्लियर होता है, इनको पूर्वाधिकार प्राप्त होता है, किस बात का, डिविडेंड का। और क्या अधिकार प्राप्त होता है, वैधानिक पुस्तकों को देखने का अधिकार प्राप्त होता है, और जो मीटिंग होती है उसमें भाग लेने का अधिकार होता है, और मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। ये 4 राइट्स किसको प्राप्त होते हैं, अंशधारक को। उसके बाद जो आपका मेन टॉपिक है वो हस्तांतरणीयता, यानी कि क्या होता है कि हम अपना शेयर्स, मान लीजिए मेरे पास इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स है, मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स है, हम क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। इसके बाद जो मेरा टॉपिक आता है वो काइंड्स ऑफ शेयर्स। काइंड्स ऑफ शेयर्स क्या होता है, अंशों के प्रकार। अंश कितने प्रकार के होते हैं, अंश 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ शेयर्स, इनके अंशों के प्रकार। अंशों के प्रकार में क्या आता है, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 43 के अनुसार अंश 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, समतांश और पूर्वाधिकार अंश। समतांश, समतांश हम किसे कहते हैं, समतांश वो अंश होते हैं जिनको सबसे बाद में लाभांश प्राप्त होता है, यानी कि पूर्वाधिकार अंश धारक को भुगतान करने के बाद जो लाभांश मिलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, समतांश धारक बोलते हैं। यानी कि हम इन्हें क्या बोलते हैं, साधारण अंश या समतांश भी कहते हैं। ये समतांश धारक कंपनी के स्वामी होते हैं, इन्हें मतदान करने का अधिकार एवं निर्णय लेने का अधिकार भी प्राप्त होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं समतांशों की विशेषताएं क्या होती है, स्वामित्व पूंजी, यानी कि इसका ये मतलब होता है कि आप जितने अंश परचेज किए उतने के आप क्या बन जाएंगे, स्वामी बन जाएंगे। इनकी ये लिखा भी हुआ है, समतांश पूंजी कंपनी के निवेश को अर्थांश धारक का अंश होती है, समतांश पूंजी स्वामित्व पूंजी के धारक कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। यानी कि ये क्या है, वास्तविक स्वामी होते हैं। क्या होते हैं, वास्तविक स्वामी होते हैं। ये क्वेश्चन में पूछता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, हम स्वामी बोलते हैं, वास्तविक स्वामी। आपके पास कई ऑप्शन दे सकता है, जैसे लेनदार होते हैं, देनदार होते हैं, तो क्या होते हैं, वास्तविक स्वामी होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अस्थाई या अंकित मूल, अस्थाई या अंकित मूल। फिर विशिष्ट संख्या, इनको अधिकार भी प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है समतांशधारियों को, बैठक में शामिल होने का अधिकार, ये मतदान भी कर सकते हैं, लाभांश प्राप्त करने का अधिकार, और कंपनी के खाते पुस्तकों की जांच करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। फिर अंशों पर प्रतिफल इन्हें प्राप्त होता है। फिर अगला क्या दिया हुआ है, अंशों का हस्तांतरण। क्या मतलब है इसका, यह समता अंशों का सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये चाहे तो आसानी से अपने अंश किसी को हस्तांतरित कर सकते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, अधिकार निर्गमन के लाभ। इसका क्या मतलब होता है, एक कंपनी द्वारा नए अंश निर्गमित करते समय समतांश पास कुछ अधिकार होते हैं। वो क्या होता है कि वो अपने अंशधारकों को उन अंशधारिता के अनुपात में सबसे पहले दिया जाता है। फिर बोनस अंशों का लाभ क्या होता है, जो कंपनी प्रतिवर्ष लाभ अर्जित करती है वो अपने अंशधारकों को बोनस भी निर्गमित करती है, यानी कि देती हैं। ये बोनस जो होते हैं ये निःशुल्क दिए जाते हैं। ठीक, अशोधनीय, ये कभी शोधनीय नहीं होते हैं।
कंपनी के जीवन काल में कभी शोधनीय नहीं होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, अशोधनीय अंश। पूंजी अभिमूल्यन, कंपनी के वेतन निष्पादन यूं मजबूत वित्तीय स्थिति में कंपनी अपने अंशधारकों को उच्च लाभांश का भुगतान करने की स्थिति में होती है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप कंपनियों के अंशों की मांग अधिक होती है, जो बाजार में इसके मूल्यों में वृद्धि करती है। अब अगला टॉपिक जो आता है वो टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स में क्या क्या आता है, ब्लू चिप अंश, ठीक है, विकास अंश, आय अंश, चक्रीय अंश, रक्षात्मक अंश, सट्टा अंश, ये आप देख लीजिएगा एक बार। समतांश के लाभ, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, निवेशकों को लाभ, इनकी जो इन्वेस्ट करते हैं, इनकी जो क्या होते हैं, हम कह सकते हैं जो अंशधारक होते हैं उनको क्या क्या लाभ होता है, पूंजी लाभ। अंशधारकों के पास अधिक कीमत पर अंश बेचने और पूंजी लाभ का विकल्प होता है। मान लीजिए जैसे मेरे पास, अभी हम आपको एक एग्जांपल्स लेके बताए थे, क्या था, किसी कंपनी के अंश का फेस वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य कितना है, 10 रुपए, ठीक है। कंपनी की गुडविल अच्छी है, आपको लगता है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी, आप क्या करेंगे, ये शेयर्स 10 रुपए वाले परचेज कर लिए। कितने अंश परचेज किए, मान लेते हैं हम, आप 1 लाख परचेज किए, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए, ठीक है। कुछ समय बाद इसकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 15 रुपीज मान लेते हैं। तो आप अगर यही 1 लाख शेयर अगर आप 15 में बेच रहे हैं तो आप कितना अर्जित करेंगे, 15 लाख रुपीज। ये यही बोलना चाह रहे हैं कि आपको पूंजी लाभ होता है, ठीक है। अंशधारकों के पास अधिक कीमत पर अंश बेचने और पूंजी लाभ अर्जित करने का विकल्प होता है। फिर अगला क्या दिया हुआ है, कंपनी की गतिविधियों में रुचि। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपनी गतिविधियों में रुचि रखती है। निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ, हम ये कह सकते हैं कि इसमें जोखिम कम होता है, यानी कि समतांश जोखिम सबसे अच्छा निवेश विकल्प होता है। प्रबंध में हस्तक्षेप करने का अधिकार, मतलब आप कंपनी के स्वामी होते हैं तो आप प्रबंधन में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, यानी कि उसका देखरेख कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार आपको पूरा प्राप्त होता है। और उसके बाद क्या करते हैं कि आप जितने आप अंशधारी हैं उतने तक आप मतदान करने का भी अधिकार रखते हैं। इससे कंपनी को क्या लाभ होता है, कंपनी को कि इसका ये लाभ होता है, लाभांश का कोई निश्चित बार नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आपको सबसे पहले क्या होता है, आउटसाइडर को पेमेंट करना होता है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना होता है। अगर कुछ बचा तो वो आप किसको देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इनको ये क्या फायदा होता है, नकदी का कोई बहिर्वाह नहीं, यानी कि कोई आउटफ्लो नहीं होता है, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि जैसे कंपनी के जीवन काल के दौरान समता अंशों का शोधन नहीं किया जाता है, यानी कि आप मान लीजिए कितना का पेमेंट, आप कितना परचेज किए थे, आप परचेज किए हैं 10 लाख रुपए, 10 लाख के किसी कंपनी में आप शेयर परचेज किए हैं, ठीक है। तो कंपनी के लिए इसका ये लाभ होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को ये 10 लाख का पेमेंट नहीं करना होता है। पेमेंट फिर करना क्या होता है, पेमेंट सिर्फ हमें लाभांश का करना होता है, ठीक है। कंपनी अपनी लाभप्रदता बढ़ाने के लिए अधिक जोखिम लेती है। अस्थायी पूंजी की उपलब्धता, इसमें क्या होता है, समतांश पूंजी वित्त का दीर्घकालिक स्रोत है। फिर इसके बाद हम जिस टॉपिक पे आते हैं वो है पूर्वाधिकार अंश या अधिमानी अंश। इसके नाम से ही क्लियर है, पूर्वाधिकार। इसका क्या मतलब है, पूर्वाधिकार, क्या मतलब है, पूर्वाधिकार मतलब पूर्व में अधिकार प्राप्त होता है। किससे पूर्व में, हम किसकी बात कर रहे थे, समतांश से। क्या होता है, समतांश से ही नहीं, पूर्वाधिकार। किस बात का प्राप्त अधिकार होता है, किस बात का अधिकार प्राप्त होता है, लाभांश पाने का। किस चीज का, लाभांश प्राप्त करने का। जो पूर्वाधिकार लाभांशधारी होते हैं इनको एक निश्चित प्रतिशत पे लाभांश का भुगतान किया जाता है, इनको मतलब जोखिम की मात्रा कम होती है, ठीक है। यही चीज आपको लिखा है, पूर्वाधिकार अंशों में प्रकृति में हाइब्रिड होने की अनूठी विशेषताएं होती है। मतलब इनकी क्या होती है कि इनको समतांश तथा ऋण पत्र की विशेषताएं होती है। समतांश की ये विशेषताएं होती है कि इन्हें लाभांश प्राप्त होता है, ऋण पत्र की ये होती है कि इनको निश्चित प्रतिशत पे लाभांश भुगतान किया जाता है। जैसे आपका कोई कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो वो 15% का प्रेफरेंस शेयर, फॉर एग्जांपल 15% प्रेफरेंस शेयर्स। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए के 15% वाले 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो आपको जो प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा वो मिलेगा आपको 1 लाख इंटू 10
यानी कि आपका ₹10 लाख इंटू 15%, तो कितना ये वैल्यू आएगी? 1,15,000। तो आपको क्या मिलेगा? 1,15,000 क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, यही बोल रहा है कि ऋण पत्र की भी इनको विशेषताएं प्राप्त होती हैं। फिर जो लिखा है डिफिनेशन जो दी है, ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43B के अनुसार जो डिफिनेशन दी है वो ये दिया है कि लाभांश के भुगतान का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। और दूसरा क्या होता है? पूंजी की वापसी समापन की दशा में। जब कंपनी वाइंड अप होती है तो सबसे पहले किसको मिलता है पूंजी? पूर्वाधिकार अंशधारक को। अब इनकी हम विशेषताएं देखते हैं। क्या विशेषताएं होती हैं? लाभांश का संचय। लाभांश का संचय का क्या मतलब होता है? ये जो है लाभांश को संचित करते चलते हैं। ठीक है, ये लिखा भी है, लाभांश की राशि कंपनी द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान जमा होती रहती है और जमा की गई पूरी राशि भुगतान एक तिथि के बाद पर किया जाता है। कंपनी के लिए मांग विकल्प। निर्गमन के करने वाली कंपनी एक निश्चित मूल्य पर पूर्वाधिकार अंशों की मांग करना संभव है। परिवर्तनीय। फिर क्या होता है? पूर्व परिवर्तनीय। परिवर्तनीय क्या होता है? कभी कभी पूर्वाधिकार अपने अंशधारकों को अपने अधिमानित अंशधारता को समता अंशधारता में परिवर्तित करने का विकल्प दिया जाता है। ठीक है। शोधनीय। एक निश्चित समय के बाद क्या होता है? ये शोधनीय होते हैं। शोधनीय का मतलब क्या होता है? कि इनको पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा, यही लिखा है। आप देखिए, जबकि शोधनीय पूर्वाधिकार अंश की परिपक्वता अवधि होती है जिसके बाद निवेशकों को उनको पूरा धन वापस कर दिया जाता है। ठीक, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नॉर्मली कितने साल के बाद किए जाते हैं, तो ये नॉर्मली 20 वर्ष के बाद इनका शोधन होता है। सहभागी पूर्वाधिकार को अंश निर्गमित करने का अधिकार होता है। ठीक है, अंशधारकों को सामान्य अंशधारकों के साथ लाभांश में हुई वृद्धि की अनुमति प्रदान करती है। मताधिकार, इनको मतदान करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। हालांकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यह है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस क्या होते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस से नाम से क्लियर होता है संचयी पूर्वाधिकार अंश। मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कंपनी हर साल अपने अंशधारकों को क्या करती है? लाभांश का भुगतान करती है। ठीक है, मान लीजिए कंपनी को हर साल 10,000 रुपए का लाभांश का भुगतान करना है। ठीक है, अगर कोई कंपनी किसी वर्ष लाभांश नहीं अर्जित करती है, मान लीजिए फर्स्ट एक साल के बाद सेकेंड ईयर में कंपनी को लॉस हो जाता है। ठीक है, थर्ड ईयर में भी क्या होता है? कंपनी को लॉस होता है। फोर्थ ईयर में कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में यहाँ पे कंपनी को क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो 10,000 इसका और 10,000 इसका, यानी कि कंपनी को थर्ड ईयर में जाके कितना भुगतान करना पड़ेगा? पेमेंट लाभांश के नाम पे 30,000। इसी को ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पूर्वाधिकार अंशों की श्रेणी के अंतर्गत ये कोई कंपनी किसी वर्ष लाभांश का भुगतान करने के लिए प्राप्त लाभ अर्जित नहीं कर पाती तो लाभांश का भुगतान आगामी वर्ष या उसके बाद वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाता है, मतलब ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब उसको कंपनी को लाभ प्राप्त होगा तब उसको लाभांश भुगतान करना ही पड़ेगा। अगला जो आपका पॉइंट आ रहा है वो असंचयी पूर्वाधिकार। असंचयी पूर्वाधिकार अंश ये होता है कि अगर किसी वर्ष कंपनी को हानि होती है तो वो क्या करेगी? लाभांश का भुगतान नहीं करेगी। मान लीजिए कंपनी हर साल अपने अंशधारकों को हर वर्ष 10,000 का लाभांश का भुगतान करती है और एक टाइम पीरियड एक साल के बाद आपको 10,000 की हानि मान लीजिए हानि होती है, तो क्या करेगी कंपनी? उस वर्ष लाभांश का भुगतान नहीं करेगी। जिस वर्ष लाभांश होगा उसी वर्ष लाभांश का भुगतान करेगी। तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। पूर्वाधिकार अंशों की श्रेणी के अंतर्गत यदि कोई कंपनी किसी विशेष वर्ष में हानि उठाती है तथा पूर्वाधिकार को असमर्थ होती है तो इससे लाभांश का संचय नहीं होता है। मतलब अगर कंपनी को हानि होती है तो उस वर्ष कंपनी को अपने अंशधारकों को लाभांश का भुगतान नहीं करना पड़ता है। फिर सहभागी पूर्वाधिकार अंश है। ये क्या होता है? सहभागी पूर्वाधिकार अंश
कंपनी के शुद्ध लाभ के उपयोग से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होता है। फिर गैर सहभागी पूर्वाधिकार अंश, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। ये परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं? परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश धारक विशिष्ट नियमों तथा शर्तों के अधीन अपने अंशों को साधारण अंशों में परिवर्तित कर लेते हैं। गैर परिवर्तनीय अंश धारक क्या होता है? इस प्रकार इनको ये विकल्प परिवर्तन का विकल्प नहीं मिलता है। शोधनीय पूर्वाधिकार अंश धारक क्या होते हैं? शोधनीय पूर्वाधिकार अंश कंपनियों के पास इस तरह के अंशों को निर्धारित दर पर तथा किसी निश्चित तिथि पर शोधन करने का विकल्प होता है। शोधन के समय तक अंशधारक निरंतर लाभांश प्राप्त करते हैं। यह सामान्यतः 20 वर्षों में क्या होता है? शोधन होता है इनका। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अशोधनीय क्या होते हैं? इन अंशों का किसी कंपनी के जीवन काल के दौरान शोधन नहीं किया जा सकता। याचित पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं? ये अंश पूर्वाधिकार अंश का एक रूप होता है जिसे कंपनी द्वारा शोध पर परिपक्वता अवधि से पूर्व किसी विशेष तिथि पर अपनी सुविधा अनुसार मांग किया जाता है। समायोजन अधिमान अंश यह पूर्वाधिकार अंश का एक प्रकार है जिसमें लाभांश के कुछ मानकों के साथ भिन्न होता है। पूर्वाधिकार अंश के लाभ। पूर्वाधिकार अंश के लाभ क्या होते हैं? इससे दो लाभ होते हैं। एक तो निवेशकों को लाभ होता है, दूसरा अंशधारकों को होता है। तो सबसे पहले देखते हैं निवेशकों को क्या लाभ होती है। पूंजी की वापसी में प्राथमिकता। सबसे पहले ये आता है कि इनको क्या होता है, जो पूंजी होती है वो सबसे पहले किससे, समता अंशधारियों से पहले इन्हें प्राप्त होती है। तो लिखा भी है कि पूर्वाधिकार अंशधारकों को पूंजी की वापसी में प्राथमिकता प्राप्त होती है। किससे? समता अंशधारकों से। फिर ये निवेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभूत है, नियमित एवं स्थिर है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? निवेश को, यानी कि अंशधारकों को लाभ के बारे में बात कर रहे हैं आपको। सबसे पहले इन्हें समता अंशधारकों से पहले पूंजी प्राप्त होती है, सर्वश्रेष्ठ प्रतिभूति होती है। तीसरा क्या है? नियमित एवं स्थिर है, यानी कि ये फिक्स होता है, इस पे लाभांश की दर फिक्स होता है। हितों की सुरक्षा। पूर्वाधिकार अंशधारकों के पास भी अपने अधिकार की सुरक्षा करने का अधिकार होता है। कंपनी को क्या लाभ होता है? स्वतंत्र प्रबंधन। सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारकों के हस्तक्षेप से बचा लिया जाता है, क्योंकि पूर्वाधिकार अंशधारकों के पास हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं होती। मितव्ययी वित्त पोषण। पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन करके वित्त जुटाना समता अंशों को निर्गमित करके तुलना में सस्ता होता है। विशाल बाजार की उपलब्धता। यहाँ पे इसके पास बहुत बड़ा मार्केट होता है। भार रहित शेष वाली संपत्तियां। हम देख लेते हैं पूर्वाधिकार अंश तथा समता अंश के मध्य अंतर। इन दोनों में हम क्या देखते हैं? अंतर। पूर्वाधिकार अंश तथा समता अंश के मध्य। ठीक है, तो यहाँ पे समता अंश दिया है, पूर्वाधिकार अंश दिया है। ठीक है, लाभांश। सबसे पहले इनका सबसे पहला डिफरेंस क्या है? लाभांश। ठीक, समता अंशधारकों को जो लाभांश प्राप्त होता है वो किससे? पूर्वाधिकार अंशधारकों के बाद मिलता है। ठीक, तो देखते क्या लिखा है। समता अंशधारकों को पूर्वाधिकार अंशधारकों को लाभांश के भुगतान के पश्चात उपलब्ध शेष राशि में से लाभांश का भुगतान किया जाता है। सबसे पहले किसको करते हैं? पूर्वाधिकार अंश को। समता अंशधारकों पर लाभांश के भुगतान में पूर्वाधिकार अंशधारकों को प्राथमिकता दी जाती है। फिर अंश मूल। पूर्वाधिकार अंशों के विपरीत समता अंशों का अंकित मूल्य कम होता है। समता अंशों की तुलना में पूर्वाधिकार अंशों का मूल्य अधिक होता है। ठीक, पूंजी की वापसी। सबसे पहले किसको मिलता है पूंजी? सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशों को मिलता है। तो लिखा है दिवालिया की स्थिति में समता अंशधारकों को पूंजी की वापसी पूर्वाधिकार अंशधारकों को भुगतान करने के पश्चात दी जाती है, जबकि दिवालिया की स्थिति में पूर्वाधिकार अंशधारकों को पूंजी की वापसी समता अंशधारकों के विरुद्ध पहले दी जाती है। प्रबंधन में भागीदारी। समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। कैसे स्वामी होते हैं? वास्तविक स्वामी। ये पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, वे कंपनी के प्रबंधन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तथा उनके पास मतदान का भी अधिकार होता है। क्या होता है? मतदान का अधिकार होता है। फिर हम देखते हैं मीनिंग ऑफ शेयर्स कैपिटल। क्या होता है अंश पूंजी का अर्थ? अंश पूंजी का अर्थ से क्या तात्पर्य है? जब हम शेयर्स को इशू करते हैं और जो अमाउंट हम रिसीव करते हैं, जो प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अंश पूंजी। यानी कि सामान्य भाषा में अगर देखें तो पूंजी शब्द का तात्पर्य उस कोष या संग्रह है जिस पर लाभ आय के रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है। ठीक है, ये लिखा भी है कि आप निर्गमन के माध्यम से एकत्रित की गई पूंजी को हम क्या करते हैं? अंश पूंजी कहते हैं। ठीक है, अंश पूंजी
का अर्थ किसी कंपनी द्वारा अंशों के निर्गमन के माध्यम से एकत्र किया गया कोष या धन होता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ शेयर्स कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर्स कैपिटल, इनके अंश पूंजी के प्रकार। पहला क्या दिया हुआ है, नॉमिनल रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये क्या होता है कि कंपनी जब शेयर इशू करने जाती है तो सबसे पहले उसको क्या करती है, रजिस्टर्ड करती है। मान लीजिए कंपनी 20 लाख इशू करना चाहती है। हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए जैसे हम लिए थे 50 लाख, कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड करती है कितने से, 50 लाख रुपए से। कितने के फेस वैल्यू उसकी कितनी है, एक शेयर की 10 रुपए। ठीक, तो उस जो शेयर कैपिटल है वो कितना है, 50 लाख रुपीज, और आपका एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज, यानी कि आप 5 लाख रुपीज से रजिस्टर्ड है। कितने शेयर से, 5 लाख रुपीज से रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नाम मात्र पूंजी। यानी कि हम इसको पढ़ लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऐसी एक कंपनी को अपने पूंजीकरण के समय अंश निर्गमित करने के लिए पार्षद सीमा नियम में जनता से धन एकत्रित करने के लिए अधिकृत पूंजी की राशि को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। क्या होती है, निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे कितना था, 50 लाख, तो ये हम निर्धारित कर ले हैं। इसी पूंजी को हम क्या बोल सकते हैं, अधिकृत पूंजी, पूंजीकृत या फिर नामात्र पूंजी। ठीक है, एक अधिकृत पूंजी वह अधिकतम सीमा है जिस तक कंपनी अपने अंश निर्गमित करके पूंजी एकत्रित करने के लिए अधिकृत होती है, यानी कि इसके ऊपर वो इशू नहीं कर सकती है। मैक्सिमम कितना इशू कर सकती है, 50 लाख रुपीज। ठीक है, फिर हम देखते हैं शेयर्स इशूड कैपिटल क्या होता है। इशूड कैपिटल क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी 50 लाख रुपीज रजिस्टर्ड करती है अपने आप को। कितने से रजिस्टर्ड किए, 50 लाख। उसकी फेस वैल्यू एक शेयर की कितनी है, 10 रुपीज, यानी कि शेयर कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल उसका कितना है, शेयर्स कितने इशू कर रही है, 5 लाख। अब रिक्वायरमेंट नहीं है 50 लाख की, कितने की रिक्वायरमेंट है, 20 लाख की, यानी कि वो इशू कितने करेगी, 2 लाख शेयर्स। कितने लाख, 2 लाख, कितने की, 10 रुपीज। तो ये जो 2 लाख है, यानी कि शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, 20 लाख। तो ये 20 लाख जो वैल्यू है, इसको हम क्या बोलते हैं, निर्गमन पूंजी, यानी कि इशूड कैपिटल। इसको देखते हैं, यही लिखा है। ठीक है, वह संपूर्ण राशि जिसके साथ कंपनी पंजीकृत है जनता को अभिदान के लिए निर्गमित नहीं करती है, परंतु इसका कुछ भाग ही निर्गमित किया जाता है। इस प्रकार अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को अभिदान के लिए निर्गमित किया जाता है, किसके लिए, अभिदान के लिए। ठीक है, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा जनता को अभिदान के लिए निर्गमित किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, निर्गमन पूंजी या निर्गमित पूंजी। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, पार्थित या विदत्त पूंजी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम इशूड किए, मान लीजिए 2 लाख रुपीज, 2 लाख शेयर्स हम मार्केट में इशू किए, 2 लाख शेयर्स हम मार्केट में इशू किए। तो ये हो सकता है कभी कभी, क्या बहुत बार ऐसा होता है कि ये पूरा परचेज ना किया जाए। कितना परचेज किया गया, मान लीजिए 1,50,000। ठीक है, तो जो जितना परचेज किया जाता है, जितना परचेज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थित या विदत्त पूंजी। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, निर्गमित की गई पूंजी पूर्ण या आंशिक रूप से जनता द्वारा किया जा सकता है। हालांकि इस बात की बहुत कम ही संभावना होती है कि निर्गमित की गई पूंजी पूरी क्रय की ली जाए। यानी कि जितना पूंजी जनता द्वारा क्रय की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, अविदत्त पूंजी या फिर पार्थित पूंजी कहा जाता है। फिर क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कि याचित पूंजी। क्या होता है कि हम एक साथ, मान लीजिए किसी से हम एक साथ ना मांग के क्या करते हैं, किस्तों में मांगते हैं। हम क्या करते हैं, किस्तों में मांगते हैं। ठीक है, मान लीजिए 10 रुपीज को हम मांग लिए 2 रुपीज में, अप्लीकेशन पे 2 रुपए पे, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए और फाइनल कॉल पे 1 रुपए। ठीक है, तो कॉल्ड अप क्या होता है, जैसे हम अलॉटमेंट पे मांगते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, याचित पूंजी। मतलब जिस तरीके से हम कॉल करते हैं, जिस तरीके से हम कॉल करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, एप्लीकेशन पे करते हैं, अलॉटमेंट फर्स्ट फाइनल कॉल पे करते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है कि अंशों
सामान्यतः अंशों का प्रतिफल का भुगतान अंशधारकों द्वारा किस्तों में किया जाता है। किस में किया जाता है? किस्तों में। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। अगला दिया हुआ है कि पेड अप कैपिटल। अगला टाइप्स दिया है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होता है? पेड अप कैपिटल ये होता है कि मान लीजिए मैं 10 रुपए वाला शेयर्स मैं एप्लीकेशन पे मांग रहा हूँ 2 रुपए, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए और फाइनल कॉल पे 2 रुपए। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट में लोग पूरा पैसा ना दे पाए। मान लीजिए उन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पेमेंट किया बट फर्स्ट एंड फाइनल का पेमेंट नहीं किया, तो जितना में पेमेंट हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं? पेड अप कैपिटल। ठीक है। ये लिखा भी है, याचित पूंजी का वह भाग जो वास्तव में अंशधारकों द्वारा भुगतान कर दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? पेड अप कैपिटल। इस कंपनी की वास्तविक इसे हम वास्तविक पूंजी भी कहते हैं। ठीक है। इसको निकालने का भी सूत्र भी दिया है, कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स। यानी कि हम कॉल्ड कितने से किए हैं? 10 रुपए से। मुझे मिला कितना? बकाया कितना है? बकाया मेरा 5 रुपए है। यानी कि पेड कितना हुआ है? 5 रुपए। संचित पूंजी क्या होती है? संचित पूंजी कंपनी के समापन के समय ही मांगा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? संचित पूंजी। ठीक है। बाकी का टॉपिक हम अगले लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।